हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे होंगे कि सर ने तो पहले ही बोर्ड पे ऑलरेडी लिख के रखा है। जी हाँ, आपको आज मैं जो बताने वाला हूँ, ये मैंने जो लिखा है अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि पूरा का पूरा कंपैरिजन चार्ट आपके पास पहुँच जाए और जिससे आप एक नज़र में ही सब कुछ देख लें, आपको बार बार पन्ने पलटने ना पड़े, इसलिए मैंने ये सब लिखा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए एक काम तो बनता है भाई, जल्दी जल्दी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और लोगों तक पहुंचाइए जिससे वो लोग भी बेनिफिट हो सकें, या जो भी उनके मन में डाउट है वो उन क्लियर कर सकें। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वाला पढ़ लिए थे, बोहर मैग्नेट्रॉन पढ़ लिया था, और डिफरेंट इसमें जो वर्ड्स यूज हो रहे थे वो पढ़ लिया था। आज हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में। आपको पता है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये 3 टाइप का मटेरियल है। उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनके अंदर क्या क्या डेफिनेशन है, ये सब मैंने यहाँ पर आपको एक पूरे के पूरे चार्ट में बना रखा है, जिसका मैंने नाम दिया है कंपैरिजन चार्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे जब कहीं भागवत होती है, कथा होती है, तो वहां पर 3 टाइप के कैंडिडेट आते हैं। 3 टाइप के कैंडिडेट आते हैं, चौथा नहीं होता। पहला टाइप का कैंडिडेट होता है जिसको उस कहानी से कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ घर से खदेड़ा गया है तब जाके वहां बैठा है। वो बैठेगा कहाँ, पीछे बिल्कुल बैठेगा जाकर के, जिससे मौका मिले तो सरक ले। ठीक है, दूसरी टाइप का कैंडिडेट होता है जिसको थोड़ा बहुत पसंद है, मतलब चलो ठीक, घर में खाली बैठे हैं, चलो वहीं टाइम पास होता है, उसको मतलब उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, तो वो कहाँ बैठेगा, बीच में बैठेगा, ना आगे ना पीछे। और तीसरे टाइप कैंडिडेट होते हैं जो भैया बिल्कुल फिदा होते हैं भागवत पे, कहो पंडित जी की खुपड़िया पे बैठे जाके, बिल्कुल आगे बैठते जाकर के, और जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक उठेंगे नहीं वहां से। बस ये 3 टाइप के एग्जाम्पल आपको याद रखना है और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला वाला कैंडिडेट था, जिसको उससे कुछ भी मतलब नहीं था, वो बोर हो रहा था, सबसे पीछे बैठा था। अब जरा सोचिए, जहां पर पंडित जी बैठे हैं वहां पे ज्यादा तेज आवाज होगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे पीछे जाएगी आवाज कम होती जाएगी। ठीक है, तो वो कहां बैठा है, सबसे पीछे बैठा है, उसको मतलब ही नहीं है, उसके माइंड में वो कथा घुस ही नहीं रही है। ठीक है, तो वो क्या सोच रहा है, भागने की सोच रहा है, भागने की सोच रहा है। तो वो जो मटेरियल उन आदमी को अगर मटेरियल कहें तो वो मटेरियल कौन होते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, मतलब वो दूर भागने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, दे गेट फीबली, मतलब बहुत थोड़ा, मैग्नेटाइज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उनके अंदर आवाज तो जा रही है, हाँ कुछ चल रहा है, कभी कभार सुन लिया रावण कौन था, राम कौन थे, ये सब सुन लिया, माँ की मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशन होगा कि जब इनको हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बहुत थोड़ा सा मैग्नेटिज्म क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, उनको मतलब भी नहीं होता है। ठीक है, जब उसके बाद वो पीछे बैठे हैं सबसे, तो भागने की कोशिश करेंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग से वीक पार्ट की तरफ भागे, क्योंकि जैसे जैसे पंडित जी यहाँ बैठे हैं, पंडित जी के मंच से जैसे जैसे दूर भागोगे तो वीक पार्ट की तरफ जाओगे। तो डायमैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक पार्ट की तरफ भागते हैं जब इनको हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। क्लियर। उसके बाद रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी इनकी होती है लेस देन 1। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है लेस देन 1 होती है। भैया ये चीज, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, ये आप याद कर लीजिएगा। इनकी परमिबिलिटी होती है, मतलब वो अपने अंदर से कितनी लाइंस को पास होने की परमिट दे रहे हैं। जो भैया सबसे पीछे बैठे हो तो परमिट काहे दोगे, अगर आपको सुनना ही था तो आगे बैठना था। ठीक है, तो वो परमिट नहीं देते, इसलिए उनकी जो परमिबिलिटी होती है लेस देन 1 होती है। ये भी मैंने नोट करके लिख दिया है कि सुपर कंडक्टर की जो परमिबिलिटी होती है वो 0 होती है।
अभी होता क्या ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। वो ऐसे कंडक्टर होते हैं जो बिल्कुल टेम्परेचर लो करते चले जाओ, बिल्कुल जीरो टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होती है उनकी क्या होती है, जीरो हो जाती है, और उनकी जो कंडक्टिविटी वो हाई हो जाती है। ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं, सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो नेगेटिव होती है, ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। ससेप्टिबिलिटी जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की होती है उन पर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि डायमैग्नेटिक की जो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी होती है वो लेस देन 1 होती है, ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, और जो ससेप्टिबिलिटी होती है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। बिस्मथ एक ऐसा डायमैग्नेटिक होता है जो एक्सेप्शन केस यहाँ पर दिखाता है, बिस्मथ को छोड़ करके सारे केसेस में ये चीज लागू होती है, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं कुछ, वाटर, कॉपर, लेड, बिस्मथ, ठीक है। तो पहला केस आपको आसानी से समझ में आ गया होगा पहले वाले कैंडिडेट के कंपैरिजन से। पैरामैग्नेटिक पे आते हैं। पैरामैग्नेटिक भैया ऐसे आदमी हैं जो बीच में बैठे हैं, अच्छी भी भगवत लग रही है, नहीं भी अच्छी लग रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत सुनेंगे, इनसे तो ज्यादा ही सुनेंगे ना। तो इसलिए लिखा व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे गेट फीबली मैग्नेटाइज, थोड़ा बहुत सुनते हैं। मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वो थोड़ा सा मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लेते हैं, यानी कि पंडित जी की बात को थोड़ा थोड़ा सुन रहे हैं, ठीक है। अब सुन रहे हैं तो अगर बढ़िया लगी तो खिसक के पंडित जी की तरफ भागेंगे ना। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे मूव वीक टू स्ट्रॉन्ग पार्ट, मतलब वीक से स्ट्रॉन्ग मतलब दूर से मंच की तरफ भागेंगे। इनकी जो परमिबिलिटी है, क्योंकि वो अपने अंदर से लाइंस को पास होने की परमिट दे रहे हैं, इसलिए ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी होती है वो पॉजिटिव होगी। ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। ये चीज इसमें भी आपको ध्यान देनी है, 3 पॉइंट। इस रिलेटिव परमिबिलिटी ग्रेटर देन 1, ससेप्टिबिलिटी प्लस, और ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। इसकी ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, सोडियम, एल्युमिनियम, लिथियम, प्लेटिनम इत्यादि। ये तो भैया बिल्कुल फैन है भागवत के, तो सिंपल सी बात है, तो पंडित जी के बाद चपक के बैठेंगे। तो इसलिए लिख दिया व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिज्म को एक्वायर कर लेते हैं। जब इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हमेशा मान लो इनको जगह ना मिली, पीछे बैठ गए जाकर के, तो जब भी मौका मिलेगा तो कहां जाएंगे, सीधे मंच की तरफ भागेंगे, खिसक खिसक करके मंच की तरफ भागेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल वही है कि व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, हमेशा भागने की कोशिश करेंगे, कहोगे एक दूसरे खोपड़ी पे चढ़ जाए, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि इनके अंदर से ज्यादा भागवत अपने अंदर से स्टोर कर रहे हैं, इसलिए आगे भाग रहे हैं। ये लिखा है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, मतलब अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा पास होने दे रहे हैं, तो इसलिए वेरी लार्ज होती है, वेरी लार्ज। ससेप्टिबिलिटी भी वेरी लार्ज होती है, ठीक है। इनका भी जो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, दोनों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का वेरिएशन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, ईटीसी, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ये कंपैरिजन चार्ट मैंने आपके सामने रख दिया और एग्जाम्पल से आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो इसमें भैया ये जो 3, 4, 5 ये पॉइंट पे जो पॉइंट लिखे हुए हैं उनको आपको माइंड में रखना है, ठीक है, और इसी से आपको आंसर दे देने होते हैं। क्लियर? चलो, आई थिंक ये चार्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने छोटे से टॉपिक पर। वो टॉपिक है, टॉपिक कोई अलग से नहीं है, वो है इसी से ही, वह क्यूरी टेम्परेचर। तो पहले समझेंगे कि ये आखिर होता क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको हटा दें भैया। तो ये हमारा लगभग बोर्ड साफ हो चुका है। अब हम लोग क्यूरी टेम्परेचर को पढ़ते हैं, ठीक है भैया। चलो
ये बन गया हमारा बोर्ड। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, कुछ अलग से नहीं है। अभी हमने देखा था कि आई एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इसको हम हटा करके कांस्टेंट ऐड कर देते हैं टी। ये जो टी है, ये सॉरी सी है, ये है आपका क्यूरी कांस्टेंट, ठीक है। अब ये इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर, जिसको क्रॉस करते ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरा में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखो जरा, मान लेते हैं ये एक लेवल है और ये और एक ये लेवल, ठीक है, या ऐसा करते हैं, ये फेरो है और ये है पैरा, ठीक है। ये बीच की स्टेज है जो दोनों को अलग अलग किए हुए हैं। ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ससेप्टिबिलिटी जो फेरोमैग्नेटिक की वो क्या होगी, डाउन होगी। सिंपल सी बात है। मान लेते हैं अभी हम यहां पर हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फेरोमैग्नेटिक की जो ससेप्टिबिलिटी है वो क्या होगी, धीरे डाउन होगी, होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। एक समय हम यहां पर आ जाएंगे इस बाउंड्री पर, ठीक है, और जैसे ही हमने इस बाउंड्री को क्रॉस किया तुरंत हम कहां पहुंच गए, फेरोमैग्नेटिक वाले रीजन में। मतलब जो मेरा मटेरियल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, पैरा में कन्वर्ट हो गया। तो इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरा में कन्वर्ट हो जाता है, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। यही आपका क्यूरी कांस्टेंट कह सकते हो, क्यूरी टेम्परेचर कह सकते हो, जो आपको मन में वो कह सकते हो, ठीक, छोटा सा था। अब उसके बाद एक हमको ग्राफ एक्सप्लेन करना है। वो ग्राफ भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, उस ग्राफ का नाम क्या है, हिस्टैरिसीस कर्व, ठीक है। ये हमको एक्सप्लेन करना है हिस्टैरिसीस कर्व क्या होता है। इसको चलो एक्सप्लेन करते हैं। चलो पहले इसको बना लेते हैं। ये है H, ये है B, ठीक है। H मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो ये मैंने बना दिया सोलेनोइड और इसके अंदर मैंने रख दिया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसलिए लिया क्योंकि यही मटेरियल ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को शो करते हैं, एक्वायर करते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, इसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को स्टोर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्टैरिसीस कर्व होता क्या ये तुम बता दें। अभी कैसा होगा तो बनेगा, यहां पर अभी बनाऊंगा। हिस्टैरिसीस कर्व ये बताता है कि किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी कैसे स्टोर होती है, कैसे वो खत्म होती है, ठीक है। मैग्नेटाइज कैसे होता है और डीमैग्नेटाइज कैसे होता है, इसके बारे में ये हिस्टैरिसीस कर्व बताता है, ठीक है। देखो मैंने भी ले लिया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब मैंने क्या किया, इसमें करंट को फ्लो करा करके धीरे धीरे इस पे मैं क्या कर रहा हूं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं। जितना इस पे फोर्स लगेगा उतना ही इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी स्टोर होगी। अब ये होती कैसे है, फेरोमैग्नेटिक के अंदर छोटे छोटे डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स होते हैं कलेक्शन ऑफ एटम्स। एक डोमेन के अंदर लगभग 10 की पावर 10 एटम्स होते हैं। एक डोमेन में लगभग 10 की पावर 10 एटम्स होते हैं, ठीक है। ये होते हैं, इनका एक ग्रुप क्या कहलाता है, एक डोमेन कहलाता है। तो फेरोमैग्नेटिक के अंदर डोमेन्स होते हैं। ये डोमेन्स अगर ये एक व्यवस्थित क्रम में लगे हुए हैं तभी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करता है। अगर ये डोमेन्स अस्त व्यस्त हो जाते हैं तभी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। तभी कहते हैं चुंबक अगर है उसको हथौड़े से पीट दो, वो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। मैग्नेट को गर्म कर दो तो उसके अंदर से प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि गर्म करने से, हथौड़ा मारने से जो डोमेन्स एक लाइन में अरेंज थे
वो सब क्या हो जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं, इसीलिए वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, धीरे धीरे इसमें करंट बढ़ाते जा रहे हैं। तो करंट बढ़ाने से क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि हमको पता है H इक्वल टू क्या होता है, एन आई। ठीक है, H इक्वल टू एन आई, आई बढ़ाएंगे तो H बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, तो इसके अंदर जो डोमेन्स अभी अस्त व्यस्त थे धीरे धीरे क्या होंगे, अरेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अरेंज जब होना स्टार्ट हो जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की भी इसके अंदर जो स्टोर करने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो उसके अंदर जो स्टोर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड वो सब बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, मान लिया इसके अंदर सारे के सारे डोमेन्स व्यवस्थित हो गए, एक लाइन में अरेंज हो गए। अब उसके बाद चाहे इतना तुम करंट इसके ऊपर फोर्स लगा दो तो उससे ज़्यादा तो मैग्नेटिज्म एक्वायर नहीं कर सकता। ठीक है, तो हुआ क्या कि यहाँ पर ए पॉइंट तक हम आ गए, और ए पॉइंट तक आते आते सारे के सारे डोमेन्स व्यवस्थित हो गए। ठीक है, मैंने मैग्नेटिज्म उसके अंदर स्टोर कर दिया। अब हमको क्या करना है, हमको इसके अंदर मैग्नेटिज्म को हटाना है। पहले स्टोर तो कर दिया, अब हटाना है। सिंपल सी बात है, जिधर से वो स्टोर हुआ था जिस रास्ते उसी रास्ते से कम हो जाना चाहिए। लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है, डोमेन्स को व्यवस्थित करने के बाद, अरेंज करने के बाद उनको रीअरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए जब इसमें आप करंट को कम करते हो तो ये ग्राफ ऐसे ना करके धीरे धीरे ये दूसरे रास्ते से नीचे आता है, ऐसे यहां पे आ गया। अब देखो जरा ग्राफ को, धीरे धीरे करंट कम करते हो कम करते हो कम करते हो, करंट को कम करोगे तो एच भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक समय ऐसा आया कि इसमें टोटल करंट जो भी करंट फ्लो कर रहे थे वो जीरो हो गई। करंट जीरो का मतलब क्या हुआ, एच भी जीरो हो गया। अब देखिए यहां पर आते आते एच क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, लेकिन एच तो मतलब करंट तो जीरो हो गई, लेकिन क्या अभी इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी जीरो हुई? मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी जीरो कब होगी, जब ये ग्राफ यहां पे आ जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे जब आप आ गए हो, यहाँ पे इस सोलेनॉइड में फ्लो होने वाली करंट तो जीरो हो गई, यानी कि इस मटेरियल पे लगने वाला मैग्नेटाइजिंग फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन इसके अंदर अभी भी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी बची हुई है। ठीक है, तो इसलिए ये जो पॉइंट, इसको हम डी पॉइंट मान लेते हैं। इसलिए जो डी पॉइंट है इसको बोलते हैं रेटेंटिटी। रेटेंटिटी या इसका दूसरा नाम भी होता है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रेजिडुअल मतलब होता है बचा हुआ। ठीक है, तो कभी कभी इसी भी पूछ लेते हैं रेटेंटिटी क्या होता है या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है, इसको रिमेनेंस भी बोलते हैं। तो रेटेंटिटी होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो हो जाए, लेकिन फील्ड जीरो, उसके अंदर की जो फील्ड है वो जीरो ना हो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो कि यहां पर जो H है, जो H है वो तो जीरो हो गया, लेकिन B अभी जीरो नहीं है। ठीक है, देखिए मेरा काम क्या था, मेरा काम था इसके अंदर के ये जो मटेरियल मैंने रखा था इसके अंदर का सारा जो मैग्नेटिज्म है वो खत्म करना। तो हमको करंट को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम फिर से बढ़ाना चालू करें तो फिर से बढ़ जाएगा। तो इसको जो हम और अपोजिट डायरेक्शन में लेके आएंगे तो ये धीरे धीरे ग्राफ अब नीचे की ओर आएगा, यहां पे आ गया। ठीक है, अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तब जाके जब हम यहां पे आए हैं ई पॉइंट पर, तब जाके इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो पाई है। मतलब यहां पे जो B क्या हो गया, यहां पर जो B था वो क्या हो गया भैया, जीरो हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पर जो H है वो जीरो नहीं है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं भैया कोरिसिविटी। ठीक है,
कि मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो भी मैग्नेटिज्म एक्वायर किया था वो तो जीरो हो गया, उसके लिए हमको क्या देना पड़ा, अलग से एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट देनी पड़ी। ठीक है, तब जाके उसके अंदर का जो मैग्नेटिज्म है वो खत्म हो पाया। तो इतनी प्रोसेस होती है यहां तक कि यहां तक तो चार्ज हो गया, उसके बाद डिस्चार्ज यहां तक हो रहा है। ये होती है डोमेन्स को अरेंज करने के बाद डीअरेंज करना। उसके बाद फिर से हम आगे इसको पॉजिटिव में बढ़ाते हैं, तो ये इस तरीके से ग्राफ है पूरा कंप्लीट होता है। तो ये जो ग्राफ बन गया भैया, इसी को बोलते हैं हिस्टैरिसीस कर्व बोलते हैं। क्लियर? किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को कैसे मैग्नेटाइज करते हैं, कैसे डीमैग्नेटाइज करते हैं, बस यही बताता है ये ग्राफ। दो वर्ड इसमें आता है, कोर्सिविटी आता है, रेटेंटिटी आता है, और वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर? अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर होता है तो भैया तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यहां पर दो टाइप के मटेरियल आपको कभी कभी पूछ लेते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और एक होता है आपका परमानेंट। इसको हार्ड लिख दो, क्योंकि सॉफ्ट लिखे एक तरफ हार्ड कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इनकी बस हमको कुछ प्रॉपर्टी बतानी है। सॉफ्ट में लो कोर्सिविटी होती है, लो रेटेंटिटी होती है, ये थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, रेटेंटिटी। ठीक है, और तीसरा होता है हाई परमेबिलिटी। ठीक है, अब हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में आपका सब हाई होता है, हाई कोर्सिविटी और हाई रेटेंटिटी और हाई परमेबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया भैया आपकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो परमानेंट मैग्नेट होती हैं। इसको हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कह सकते हो, या परमानेंट, इसको हार्ड भी लिख सकते हो या परमानेंट भी कह सकते हो। परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये स्टील की ज्यादातर यूज की जाती हैं। ठीक है, और जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज किया जाता है, और जो स्टील होता है वो परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल या हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में यूज किया जाता है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी भी मैंने यहां पर लिख दी है। तो ये हो गया हमारा भैया ग्राफ, ये हो गया दो टाइप का मटेरियल। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है ये भैया कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इनको थोड़ा सा हम याद रखेंगे। तो इसी साथ ही भैया ये जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे अर्थ मैग्नेटिज्म वाला, ये यहाँ पे फिनिश होता है। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। फिर मैं कहना चाहूँगा भैया कि जहाँ पर भी आपको डाउट हो वहाँ पर आप तुरंत कमेंट करके पूछते रहिए। कुछ लोग स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि इस समय भैया पेपर तो CBSE या यूपी बोर्ड नहीं करा पा रहे हैं, तो पढ़ाई से क्या मतलब है। तो आपको अब फोकस करना है अपने आगे के कैरियर पर। ठीक है, 12th तो आपका गया, 12th तो क्रॉस हो गया, अब आगे के आपको कैरियर पे फोकस करना है, आपको पढ़ाई कंटिन्यू करना है। ठीक है, क्योंकि अगर यही 12th का पेपर नहीं होगा, हम पढ़ेंगे नहीं, तो फिर आगे का जो
जिस भी कोर्स में एडमिशन लोगे, आगे कैरियर है, ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा मेहनत करते रहिए, एक टाइम टेबल डिसाइड करके कंटिन्यू पढ़ते रहिए, ठीक है। तो इसी के साथ ही भैया फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एक एम बनाइए, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। तो इसी के साथ ही टेक केयर एंड बाय बाय।